नमस्ते दोस्तों, वेलकम बैक टू कथा वॉल्ट। पिछले पार्ट में हमने शेड्स विला का गहरा राज खोला था। मीरा की कहानी, विक्रम की सच्चाई, सब कुछ सामने आ गया था। मेरा यूट्यूब चैनल ओवरनाइट वायरल हो गया। हैशटैग जस्टिस फॉर मीरा पूरे देश में ट्रेंड करने लगा। हम सबको लगा था कि अब सब ठीक हो जाएगा, मीरा को इंसाफ मिल जाएगा। लेकिन कहते हैं ना, जब एक राज खुलता है तो उसके पीछे कई और छिपे हुए राज सामने आते हैं, और कभी-कभी उन राजों की कीमत आपकी जान भी हो सकती है। मुझे लगा था कि विक्रम के एक्सपोज होने के बाद मेरी जिंदगी नॉर्मल हो जाएगी, पर नहीं, शायद मैं गलत था। या शायद मैं अब एक ऐसे खेल का हिस्सा बन चुका था जिससे निकलना अब मेरे लिए नामुमकिन था। क्योंकि विक्रम के अरेस्ट के बाद मुझे मिलने लगे कुछ ऐसे मैसेजेस, ऐसी वार्निंग्स जिन्होंने मेरी नींद उड़ा दी। ये सिर्फ धमकियां नहीं थी दोस्तों, ये एक नए खतरे का सिग्नल था, एक ऐसा खतरा जो अब मेरी परछाई बन चुका था। रेडी हो तो चलो शुरू करते हैं एक राज भरी रात का अगला चैप्टर। द व्हिस्पर्स बिगिन, अनजान धमकियां और बदलते हालात। विक्रम के अरेस्ट के 2 दिन बाद मेरा फोन मैसेजेस से भर गया। पहले तो लगा कि ये नॉर्मल ट्रोल्स हैं या फिर विक्रम के सपोर्टर्स की हरकतें। मैसेजेस में लिखा होता था, तुमने गलत जगह हाथ डाला है अर्जुन, पीछे हट जाओ वरना अंजाम बुरा होगा। मीरा का राज तुम्हारी कब्र बनेगा। शेड्स विला तुम्हारे लिए एक वार्निंग थी, आखिरी नहीं। मैं इन सबको इग्नोर करता रहा। मैंने प्रिया को बताया, उसने भी कहा कि ये सब बकवास है। हम पुलिस इन्वेस्टिगेशन में बिजी थे, मीरा के केस को स्ट्रांग बनाने में लगे हुए थे। मेरा चैनल व्यूज और सब्सक्राइबर्स से फट रहा था। हर कोई हैशटैग जस्टिस फॉर मीरा की बात कर रहा था। पुलिस ने शेड्स विला केस को रीओपन कर दिया था और विक्रम से सख्ती से पूछताछ हो रही थी। एक दिन मैं इंस्पेक्टर शर्मा से मिला। मैंने उनसे कहा, सर मुझे लगता है विक्रम के पीछे और भी लोग हैं। ये धमकियां ऐसे ही नहीं आ रही हैं। इंस्पेक्टर शर्मा ने शांति से जवाब दिया, अर्जुन, हम सब एंगल से इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। अभी हमारे पास सॉलिड प्रूफ है विक्रम के खिलाफ। ये अनोनिमस मैसेजेस तो आते रहते हैं वायरल केसेस में, आप टेंशन मत लो, हम आपको सिक्योरिटी प्रोवाइड करेंगे अगर जरूरत पड़ी तो। मुझे इंस्पेक्टर शर्मा की बात पर थोड़ा कॉन्फिडेंस आया, पर अंदर ही अंदर एक अजीब सी बेचैनी थी। ये मैसेजेस कुछ ज्यादा ही पर्सनल लग रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे कोई मेरी हर मूव पर नजर रख रहा था। मेरी स्लीप साइकिल डिस्टर्ब हो गई थी और रात को मैं बार बार उठ जाता था। हर छोटी सी आवाज पर मेरा दिल तेज हो जाता था। एक रात मैं अपने नए वीडियो की एडिटिंग कर रहा था, तभी अचानक लाइट्स चली गई। मैं गुस्से में उठा और फ्यूज चेक करने गया। जब वापस आया तो देखा मेरे एडिटिंग मॉनिटर पर एक मैसेज फ्लैश हो रहा था। लाइट तो सिर्फ एक झलक थी, अभी बहुत कुछ अंधेरे में डूबेगा। मेरा तो दिमाग घूम गया। मैंने तुरंत प्रिया को कॉल किया। प्रिया घबरा कर बोली, क्या? अर्जुन, मैं कह रही थी ना, ये सब नॉर्मल नहीं है, तुम्हें पुलिस को बताना चाहिए। मैंने फ्रस्ट्रेटेड होकर कहा, अभी तो पुलिस ने बोला कि ये सब रैंडम है, मैं उन्हें क्या बताऊंगा? लाइट गई और एक मैसेज फ्लैश हुआ, वो मजाक उड़ाएंगे। अगली सुबह जब मैं अपने स्टूडियो में आया तो देखा मेरा मेन कैमरा लेंस पूरा स्क्रैच हो चुका था। जिस कैमरा से मैंने शेड्स विला का राज एक्सपोज किया था, उसी कैमरा पर अटैक हुआ था। ये सिर्फ एक कोइंसिडेंस नहीं हो सकता था, ये एक स्पष्ट संदेश था। कोई चाहता था कि मैं चुप हो जाऊं। मैंने तुरंत पुलिस को रिपोर्ट किया। इंस्पेक्टर शर्मा ने एक टीम भेजी, लेकिन उन्हें कुछ खास नहीं मिला। मैंने अपने एक टेक सेवी दोस्त को बुलाया और उससे ये लॉकेट दिखाया। उसने माइक्रोचिप को चेक किया और बोला, अर्जुन, ये एक एडवांस ट्रैकिंग डिवाइस है, इससे तुम्हारी एग्जैक्ट लोकेशन ट्रैक की जा सकती है और ये काफी पुराना लग रहा है, पर नई टेक्नोलॉजी से अपग्रेड किया गया है। ये सुनते ही मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। मतलब वो लोग सिर्फ धमकियां नहीं दे रहे थे, वो मुझ पर पल पल नजर रख रहे थे। वो मेरी हर मूव को मॉनिटर कर रहे थे। मेरा घर, मेरा स्टूडियो, मेरा हर कदम, सब उनकी नजरों में था। मैंने तुरंत उस ट्रैकिंग डिवाइस को तोड़ दिया और पुलिस को सारी बात बताई। इंस्पेक्टर शर्मा ने भी इस बार मामले को सीरियस लिया। उन्होंने स्पेशल टीम लगाई, मेरे घर के आसपास सर्विलांस बढ़ा दी, लेकिन फिर भी कोई खास लीड नहीं मिली।
वो लोग इतने चालाक थे, इतने ऑर्गेनाइज्ड, जैसे कोई अनसीन फोर्स काम कर रही थी। दोस्तों, आप सोच भी नहीं सकते कि इस वक्त मैं कैसा फील कर रहा हूँ। हर पल लगता है जैसे कोई मेरी सांसों पर नजर रख रहा है। हर शैडो में मुझे एक दुश्मन दिखता है। क्या आपको लगता है कि ये लोग सिर्फ विक्रम के चमचे हैं, या इसके पीछे कोई बहुत बड़ा हाथ है जो विक्रम से भी ज्यादा पावरफुल है? कमेंट सेक्शन में बताओ, क्या लगता है ये राज क्या हो सकता है? रात को सोना मुश्किल हो गया था। मेरे सपनों में भी वो शेड्स विला की आवाजें, वो अनजान चेहरे और वो धमकियां गूंजने लगी थी। मुझे मीरा की डायरी के वो अल्फाज याद आने लगे। मुझे पता है राज क्या है। विक्रम ने मुझे बिट्रे किया। क्या मीरा को भी ऐसे ही खतरे का एहसास हुआ होगा? क्या वो भी अपनी जान बचाने की कोशिश कर रही होगी? एक दिन मुझे एक अनजान नंबर से एक वीडियो कॉल आया। मैंने उठाया तो सामने एक डिस्टॉर्शन मास्क पहना हुआ शख्स था, जिसका चेहरा ठीक से दिख नहीं रहा था और उसकी आवाज भी रोबोट जैसी बनाई गई थी। उस आवाज ने कहा, अर्जुन, तुमने गलत दरवाजा खोला है। मीरा का सच सिर्फ विक्रम तक नहीं था। ये मामला बहुत गहरा है। पीछे हट जाओ वरना तुम्हारा अंजाम मीरा से भी बुरा होगा। तुम्हारे पास अभी भी वक्त है। वो कॉल कट हो गया और मैं पूरी तरह से कांप गया। ये सिर्फ कोई रैंडम धमकी नहीं थी। ये कोई ऐसा शख्स था जो मीरा के राज के बारे में बहुत कुछ जानता था, विक्रम से भी ज्यादा, और जो इतना पावरफुल था कि मेरे घर में घुसकर मेरे डिवाइसेस को डैमेज कर सकता था, मुझ पर नजर रख सकता था। मेरे दिमाग में एक ही सवाल घूम रहा था, कौन है ये नया दुश्मन और मीरा के राज से उसका क्या कनेक्शन है? मैंने तुरंत इंस्पेक्टर शर्मा को वीडियो कॉल के बारे में बताया। वो पहले थोड़ा स्केप्टिकल थे, सोच रहे थे कि शायद ये कोई साइबर प्रैंक है। लेकिन जब मैंने उन्हें ट्रैकिंग डिवाइस और बार बार होने वाले इंसिडेंट्स के बारे में दोबारा जोर दिया, तो उन्होंने मेरी बात सीरियसली ली। इंस्पेक्टर शर्मा ने कहा, अर्जुन, हम इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, लेकिन आपको पता है ऐसे हाई प्रोफाइल केसेस में कुछ लोग सिस्टम के अंदर भी होते हैं जो इन्फॉर्मेशन लीक कर सकते हैं। आपको बहुत केयरफुल रहना होगा। अपनी हर मूवमेंट डिस्क्रीट रखो। उनकी बात सुनकर मुझे समझ आया कि ये सिर्फ विक्रम का मामला नहीं है। सिस्टम के अंदर भी कुछ लोग हैं जो इस राज को दबाना चाहते हैं। इसका मतलब था कि मैं पुलिस पर भी पूरी तरह भरोसा नहीं कर सकता था। मैं अकेला पड़ गया था। मुझे शेड्स विला का वो क्रीपी एम्बियंस याद आया जहां मीरा ने अपने राज लिखे थे। क्या उसने भी ऐसे ही लोगों से लड़ने की कोशिश की होगी? क्या उसकी मौत सिर्फ विक्रम की बेवफाई का नतीजा नहीं थी, बल्कि एक बड़े कॉन्स्पिरेसी का हिस्सा थी? मेरे अंदर एक बेचैनी थी। मुझे लगा कि कुछ है जो शेड्स विला में अभी भी छिपा हुआ है, जो मुझे नहीं पता। पुलिस ने हवेली को सील कर दिया था, लेकिन रात के अंधेरे में मुझे वहां वापस जाना ही पड़ा। प्रिया को पता चलता तो वो बहुत डर जाती, इसलिए मैंने उसे बताया नहीं। अंदर का माहौल अब भी वैसा ही सूना और ईरी था। हर कोने में एक कहानी छिपी थी। मैं मीरा के रूम में गया, जहां से मुझे डायरी मिली थी। मैंने हर चीज को दोबारा से चेक किया, शायद कुछ मिस हो गया हो। मैं दीवारों को टटोलने लगा, फर्नीचर को हटाकर देखने लगा। हर उस जगह को सर्च किया जहां कुछ छिपा हो सकता था। मीरा की बेड के पास वाली दीवार पर मुझे एक छोटा सा हिस्सा थोड़ा हॉलो लगा। मैंने उसे जोर से दबाया और एक पुरानी लकड़ी की पैनल खुल गई। अंदर एक छोटा सा कंपार्टमेंट था जिसमें एक पुरानी लेदर बाउंड जर्नल रखी थी। ये मीरा की पहली डायरी नहीं थी, ये उसकी कोई और सीक्रेट जर्नल थी। मैंने उसे उठाया और उसके पेजेस पलटने लगा। इसमें हैंडराइटिंग मीरा की ही थी, पर ये और भी ज्यादा पर्सनल और डार्क थी। इसमें मीरा ने सिर्फ विक्रम के बारे में नहीं लिखा था, बल्कि उसने कुछ और लोगों के बारे में भी लिखा था। कुछ ऐसे नाम जो देहरादून के हाई सोसाइटी से बिलोंग करते थे, कुछ ऐसे इवेंट्स जिनका जिक्र कभी नहीं हुआ था। मीरा ने लिखा था कि विक्रम सिर्फ एक मोहरा था, उसके पीछे एक बड़ा नेटवर्क था जो इलिसिट एक्टिविटीज में इन्वॉल्व था, और मीरा को उन सब के बारे में पता चल गया था। वो डर गई थी। उसने लिखा था कि उसे पता है कि उसकी जान खतरे में है, और अगर उसे कुछ हुआ तो उसका जिम्मेदार विक्रम ही होगा, जो उसे इस्तेमाल कर रहा था, और वो बड़े लोग जो उसके पीछे थे। सीक्रेट जर्नल, शूयर डार्क नेटवर्क। जर्नल में मीरा ने एक सीक्रेट मीटिंग का जिक्र किया था जो शेड्स विला में हुई थी। उस मीटिंग में कुछ पावरफुल लोग शामिल थे, जिनमें से एक नाम था
मी खन्ना देहरादून के सबसे बड़े बिल्डर्स में से एक। मीरा ने लिखा था कि उसने एक्सीडेंटल सुन लिया था कि ये लोग कुछ बड़े लैंड डील्स में इलीगल तरीके अपना रहे थे और विक्रम भी उसमें शामिल था। तो ये सिर्फ एक लव स्टोरी और मर्डर का मामला नहीं था, ये एक बड़े स्कैम, एक बड़े नेटवर्क का हिस्सा था। मीरा को शायद पता चल गया था उनके सीक्रेट डील्स के बारे में, और शायद मीरा को इसलिए नहीं मारा गया कि उसने विक्रम को छोड़ दिया, बल्कि इसीलिए क्योंकि उसने उनके राज को सुन लिया था। मैंने तुरंत जर्नल की फोटोज ली और वहां से निकला। अब मैं पूरी तरह से कन्विंस था कि जो लोग मुझे धमकियां दे रहे थे वो कोई रैंडम लोग नहीं थे, वो वही लोग थे जिनका जिक्र मीरा ने अपनी जर्नल में किया था। विक्रम तो बस एक छोटा सा प्लेयर था इस बड़े खेल में, असली विलन्स तो और भी पावरफुल थे। जब मैं शेड्सविला से वापस आ रहा था तो मुझे एक और अनजान कॉल आया। इस बार आवाज और भी ज्यादा डिस्टॉर्टेड थी और उसमें गुस्सा साफ दिख रहा था। उस आवाज ने कहा, तुमने हद पार कर दी अर्जुन, तुम्हें जो वार्निंग्स दी गई थी तुमने उन्हें नजरअंदाज किया। अब तुम्हारी गलती की कीमत बहुत भारी पड़ेगी। तुम्हारे पास जो भी है उसे जला दो, वरना तुम भी मीरा की तरह गायब हो जाओगे और किसी को पता भी नहीं चलेगा। मेरी सांसें अटक गई, लेकिन इस बार मैं डर नहीं रहा था। मेरे अंदर एक आग जल चुकी थी। अब ये सिर्फ मीरा के लिए इंसाफ की लड़ाई नहीं थी, ये मेरी अपनी जान की लड़ाई थी और मैं पीछे हटने वाला नहीं था। मेरे पास अब मीरा की दूसरी जर्नल थी जो उन लोगों के खिलाफ एक सॉलिड प्रूफ थी। दोस्तों, आपने देखा कि कैसे एक छोटे से राज ने मुझे इतने बड़े खतरे में डाल दिया है। अब ये सिर्फ मीरा के लिए इंसाफ की बात नहीं है, ये एक बड़े करप्शन और क्रिमिनल नेटवर्क की सच्चाई सामने लाने की लड़ाई है। मैं अकेला नहीं हूँ दोस्तों, आप सब मेरे साथ हो। आपके कमेंट्स, आपका सपोर्ट, यही मेरी ताकत है। मीरा की दूसरी जर्नल मिलने के बाद मैंने बिना एक पल गंवाए पुलिस को कांटेक्ट किया। इंस्पेक्टर शर्मा पहले से ही हैरान थे कि कैसे ये सब हो रहा है। मैंने उन्हें सीक्रेट जर्नल और मी खन्ना के बारे में बताया। उन्हें यकीन नहीं हुआ कि एक इतना बड़ा बिल्डर ऐसे किसी क्राइम में इन्वॉल्व हो सकता है। अर्जुन मी खन्ना देहरादून के सबसे रिस्पेक्टेड और पावरफुल लोगों में से है। उनके ऊपर इल्जाम लगाना आसान नहीं होगा। हमें पुख्ता सबूत चाहिए, इंस्पेक्टर शर्मा ने सीरियस होकर कहा। मैंने उन्हें मीरा की हैंडराइटिंग, उस जर्नल में लिखे डिटेल्स और शेड्स विला की सीक्रेट मीटिंग के बारे में बताया। इंस्पेक्टर शर्मा ने कुछ देर सोचा और फिर अपनी टीम को विक्रम से दोबारा पूछताछ करने का ऑर्डर दिया। इस बार उन्होंने विक्रम से सिर्फ मीरा के बारे में नहीं, बल्कि मी खन्ना और किसी भी इलिसिट लैंड डील के बारे में सवाल करने को कहा। पुलिस ने विक्रम पर प्रेशर बढ़ाना शुरू किया। पहले तो वो अकड़ में था, सब कुछ डिनाई कर रहा था, लेकिन जब इंस्पेक्टर शर्मा ने उसे मीरा की दूसरी जर्नल की बात बताई तो उसके चेहरे का रंग उड़ गया। उसकी बॉडी लैंग्वेज बदल गई, वो घबराने लगा। उससे लगा शायद मीरा ने कोई सबूत छोड़ दिया था जो उसे फंसा सकता था। कुछ घंटों की पूछताछ के बाद विक्रम ने धीरे धीरे कन्फेस करना शुरू किया। उसने बताया कि हाँ, वो मी खन्ना के साथ कुछ लैंड डील्स में इन्वॉल्व था जो कि इलीगल थी। वो बड़े बड़े फार्मलैंड्स को कम कीमत पर खरीदकर उन्हें रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट्स में कन्वर्ट कर रहे थे, जिसमें कई सरकारी रूल्स को तोड़ना पड़ रहा था। मीरा को गलती से इस बारे में पता चल गया था। पुलिस इन्वेस्टिगेशन के दौरान एक रिटायर्ड पुलिस ऑफिसर मी रावत सामने आए। उन्होंने इंस्पेक्टर शर्मा को कांटेक्ट किया और बताया कि विक्रम का नाम पहले भी कुछ अनसुलझे मिसिंग पर्सन केसेस में आ चुका है। मीटर रावत ने कहा कि विक्रम की आदत है लड़कियों को फंसाना और फिर उन्हें अपने पर्सनल इंटरेस्ट के लिए इस्तेमाल करना। इंस्पेक्टर शर्मा, विक्रम एक मास्टर मैनिपुलेटर है, मीन रावत ने कहा। साल भर पहले भी एक लड़की अचानक गायब हो गई थी जिसके साथ विक्रम का अफेयर था। उस वक्त कोई ठोस सबूत नहीं मिला था, इसीलिए केस बंद करना पड़ा, लेकिन मुझे हमेशा शक रहा। मीटर रावत की बात सुनकर मैं शॉक था। इसका मतलब ये सिर्फ मीरा का केस नहीं था, ये विक्रम का पैटर्न था। मैंने मीटर रावत से सारी डिटेल्स मांगी। उन्होंने मुझे उस पुरानी फाइल की कॉपी दी जिसमें उस लड़की का नाम रोशनी था। रोशनी एक जर्नलिस्ट थी और वो भी किसी बड़े स्कैम की इन्वेस्टिगेशन कर रही थी। उसका केस भी मीरा के केस से मिलता जुलता था। लड़की विक्रम के करीब आती है, उसे कोई बड़ा राज पता चलता है और फिर वो गायब हो जाती है। रोशनी की फाइल पढ़कर मेरा दिमाग घूम गया। रोशनी का लास्ट लोकेशन भी शेड्स विला के पास ही था और उसके फोन से भी एक अजीब मैसेज डिलीट किया गया था जिसमें लिखा था,
मुझे पता है तुमने क्या किया और मैं इसे एक्सपोज करूंगी। ये मैसेज मीरा के लॉकेट पर लिखे मैसेज से काफी सिमिलर था। विक्रम, तुमने मुझे मारा। मैंने तुरंत इंस्पेक्टर शर्मा को रोशनी के केस के बारे में बताया। उन्होंने भी इस कनेक्शन को सीरियसली लिया। ये एक बड़ा ब्रेक था। दो अनसुलझे रहस्य अब एक दूसरे से जुड़ रहे थे। विक्रम के खिलाफ केस और भी स्ट्रांग होता जा रहा था। इस बीच मुझ पर धमकियां और तेज हो गईं। मुझे अनजान नंबर्स से कॉल आते थे, जिनमें मुझसे इस मामले से दूर रहने को कहा जाता था। तुम रोशनी की तरह हो जाओगे अर्जुन, एक डिस्टॉर्टेड आवाज ने कहा। यह तुम्हारी जर्नलिज्म नहीं, मौत का रास्ता है। ये सब सुनकर प्रिया और भी ज्यादा डर गई थी। वो मुझे बार बार कह रही थी कि मुझे पुलिस प्रोटेक्शन लेनी चाहिए, पर मुझे पता था कि अब कोई भी प्रोटेक्शन मुझे पूरी तरह से सेफ नहीं रख सकती। विक्रम की कन्फेशन के बाद पुलिस ने मी खन्ना को पूछताछ के लिए बुलाया। मीटर खन्ना एक बहुत ही शांत और कॉन्फिडेंट आदमी थे। उन्होंने सभी इल्जामों को सिरे से नकार दिया। उन्होंने कहा कि विक्रम एक फ्रॉड है और वो उन्हें फंसाने की कोशिश कर रहा है। मैं अपनी पूरी लाइफ में ईमानदारी से काम किया है, ये सब बकवास है, उन्होंने कहा। पुलिस के पास मीटर खन्ना के खिलाफ डायरेक्ट सबूत नहीं था, सिर्फ विक्रम का स्टेटमेंट और मीरा की जर्नल। और मीटर खन्ना के पास बड़े बड़े वकील थे और पॉलिटिकल कनेक्शंस भी। वो किसी भी तरह से झुकने को तैयार नहीं थे। मुझे लगा कि शायद इस डार्क नेटवर्क की जड़ें बहुत गहरी हैं, इतनी गहरी कि पुलिस के लिए भी उन्हें उखाड़ फेंकना मुश्किल होगा। मुझे पता था कि मुझे और सबूत चाहिए। मीरा की जर्नल में कुछ हिंट्स थे जो मी खन्ना और उनके नेटवर्क के बारे में और डिटेल्स दे सकते थे, खासकर उन लैंड डील्स के बारे में। मैंने प्रिया को बुलाया और उसे सारी सिचुएशन समझाई। प्रिया पहले तो बहुत डरी हुई थी, लेकिन जब उसने देखा कि मैं हार मानने को तैयार नहीं हूँ, तो उसने भी मेरा साथ देने का फैसला किया। अर्जुन, हम ये अकेले नहीं कर सकते, प्रिया ने कहा। हमें किसी ऐसे की मदद चाहिए जो इस तरह के कॉन्स्पिरेसी केसेस में एक्सपीरियंस हो। वापस शेड्स विला। अनकहे राजों की तलाश। विक्रम की कन्फेशन और रोशनी के केस के बाद मुझे यकीन हो गया था कि शेड्स विला सिर्फ एक हॉन्टेड हाउस नहीं था, बल्कि वो कई गहरे राजों का खजाना था। खासकर वो सीक्रेट मीटिंग जिसके बारे में मीरा ने अपनी जर्नल में लिखा था। पुलिस ने हवेली को सील कर दिया था, पर मुझे अंदर जाने का एक तरीका ढूंढना ही था। प्रिया ने मुझे बहुत रोका, कहा, अर्जुन, तुम अपनी जान खतरे में डाल रहे हो, पुलिस को उनका काम करने दो। पर मेरा दिल मान नहीं रहा था। मुझे पता था कि कुछ है जो अभी भी वहां छिपा हुआ है, कुछ ऐसा जो इस कॉन्स्पिरेसी को पूरी तरह से एक्सपोज कर सकता है। एक तूफानी रात जब बारिश तेज हो रही थी और बिजली कड़क रही थी, मैंने फैसला किया कि मैं शेड्सविला वापस जाऊंगा। मैंने प्रिया को बताया नहीं, क्योंकि मैं उससे और टेंशन नहीं देना चाहता था। रात के अंधेरे में हवेली और भी डरावनी लग रही थी। पुराना गेट हवा में झूल रहा था और अजीब अजीब सी आवाजें आ रही थी, जैसे दीवारें खुद कुछ कहना चाहती हो। मैंने चुपचाप पीछे के रास्ते से हवेली में एंट्री की। अंदर का माहौल वैसा ही स्पूकी था। मकड़ी के जाले, टूटे हुए फर्नीचर और हवा में एक अजीब सी सड़ी हुई स्मेल। मैं सीधे मीरा के कमरे में गया, जहां मुझे उसकी दूसरी जर्नल मिली थी। मुझे लगा कि अगर कोई और राज है तो वो यहीं आसपास कहीं होगा। मैंने हर एक चीज को ध्यान से देखा, हर कोने को टटोला, बिस्तर, अलमारी, दीवारें, सब कुछ। फिर मेरी नजर मीरा के पुराने बेड के नीचे एक हल्की सी क्रीज पर पड़ी जो फर्श की लकड़ी में थी। मैंने उसे ध्यान से देखा और मुझे लगा कि ये कोई नॉर्मल जॉइंट नहीं है। मैंने एक जोर से उसे दबाया और वो लकड़ी का हिस्सा थोड़ा नीचे धंस गया। मेरे दिल की धड़कनें तेज हो गई। मैंने उसे और जोर से खींचा और एक छोटा सा लकड़ी का पैनल ऊपर उठा, जिसके नीचे एक पतली सी सीढ़ियां दिखाई दी जो अंधेरे में नीचे जा रही थी। ये एक हिडन बेसमेंट था। मुझे विश्वास नहीं हुआ कि ये अब तक किसी को नहीं मिला। ऐसा लगा जैसे मीरा ने जानबूझकर इसे छिपाया हो ताकि उसके राज सही वक्त पर बाहर आ सके। अंधेरे में नीचे जाते हुए मुझे थोड़ी घबराहट हो रही थी। सीढ़ियों से धूल और मकड़ी के जाले लटक रहे थे। जैसे ही मैं नीचे पहुंचा, हवा और भी ठंडी हो गई। बेसमेंट छोटा था और वहां कुछ पुराने बक्से, एक धूल भरा वर्क टेबल और कुछ अजीबोगरीब इक्विपमेंट पड़े थे। ऐसा लग रहा था जैसे ये मीरा की अपनी सीक्रेट लैब हो।
मीरा के पर्सनल बिलोंगिंग्स और जर्नल्स का ढेर। मैंने अपनी टॉर्च ऑन की और बेसमेंट को एक्सप्लोर करना शुरू किया। एक बक्से में मीरा के कुछ पर्सनल बिलोंगिंग्स थे, उसकी पुरानी किताबें, कुछ पेंटिंग्स और हाँ, कुछ और जर्नल्स। यह सिर्फ एक जर्नल नहीं थी, बल्कि कई जर्नल्स का एक ढेर था जो अलग अलग सालों की थीं। ऐसा लगता था कि मीरा अपनी हर बात को लिखती थी, एक तरह से अपनी लाइफ को डॉक्यूमेंट करती थी। मैंने एक एक करके उन जर्नल्स को देखना शुरू किया। हर जर्नल में उसकी हैंडराइटिंग, उसके इमोशंस और उसकी लाइफ के डिटेल्स थे। इन जर्नल्स में मीरा ने सिर्फ विक्रम के साथ अपने लव स्टोरी के बारे में नहीं लिखा था, बल्कि उसके परिवार, उसके फ्रेंड्स और उसकी पढ़ाई के बारे में भी था। ऐसा लगा जैसे मैं उसकी पूरी लाइफ को पढ़ रहा हूँ। पर इन सब में एक कॉमन थ्रेड था, विक्रम का मैनिपुलेटिव बिहेवियर और मी खन्ना के साथ उसके बढ़ते इलीगल कनेक्शंस। एक जर्नल में मीरा ने साफ लिखा था कि उसे विक्रम के ऊपर शक है कि वो ड्रग डीलिंग में भी इन्वॉल्व है। उसने लिखा था कि उसने कुछ अजीब पैकेट्स और कैश देखे थे जो विक्रम के पास आते थे, और वो अक्सर मी खन्ना के कुछ अननोन लोगों से मिलने जाता था। यह बात मेरे लिए एक बड़ा शौक थी। ये सिर्फ लैंड स्कैम नहीं था, ये एक पूरा क्रिमिनल नेटवर्क था। जैसे ही मैं जर्नल्स को पढ़ रहा था, मेरी नज़र वर्क टेबल के नीचे पड़े एक छोटे से डिब्बे पर पड़ी। मैंने उसे खोला तो अंदर एक पुराना, थोड़ा डैमेज्ड कैमकॉर्डर मिला। कैमकॉर्डर धूल से भरा हुआ था, पर मुझे लगा कि ये अभी भी काम कर सकता है। मीरा एक कंटेंट क्रिएटर थी, तो उसके पास कैमकॉर्डर होना कोई बड़ी बात नहीं थी। पर इस सीक्रेट बेसमेंट में क्यों? मैंने उसे ऑन करने की कोशिश की। कुछ देर फ्लिकर करने के बाद वो ऑन हो गया। मैंने उसमें रिकॉर्डिंग्स चेक करना शुरू किया। कुछ पर्सनल वीडियोस थे, कुछ मीरा की अपनी थॉट्स, और फिर मुझे एक रिकॉर्डिंग मिली जिसमें मीरा बहुत डरी हुई लग रही थी। वो अंधेरे में छिपकर कुछ रिकॉर्ड कर रही थी। उसकी आवाज कांप रही थी। वीडियो में मीरा फुसफुसाती है, मुझे पता चल गया है विक्रम और मिखन्ना क्या कर रहे हैं। वो सिर्फ लैंड डीलिंग नहीं है, ये बहुत कुछ और है। मुझे डर लग रहा है। उन्होंने मुझे ब्लैकमेल करने की कोशिश की। अगर मुझे कुछ हुआ तो मेरा सच यहाँ मिलेगा। और फिर वीडियो अचानक कट हो जाता है। ये रिकॉर्डिंग मीरा की आखिरी रिकॉर्डिंग थी, जो उसकी मौत से ठीक पहले की लग रही थी। कैमकॉर्डर में मिली वीडियो रिकॉर्डिंग मेरी सबसे बड़ी डिस्कवरी थी। ये एक ऐसा सबूत था जो विक्रम और मी खन्ना दोनों को फंसा सकता था। मीरा ने खुद अपनी जान के खतरे को रिकॉर्ड किया था। अब मेरे पास सिर्फ जर्नल्स नहीं थे, बल्कि एक वीडियो एविडेंस भी था। लेकिन इस सब के बीच एक और चीज थी जिसने मेरा ध्यान खींचा। कैमकॉर्डर के अंदर एक छोटा सा मेमोरी कार्ड छिपा हुआ था। मैंने उसे निकाला। उस पर एक अजीब सा कोड लिखा था, कुछ लेटर्स और नंबर्स का कॉम्बिनेशन। मुझे लगा कि ये किसी और राज की चाबी है। मैं जानता था कि अब मेरे पास जो भी सबूत है वो बहुत ही क्रूशियल है, और वो लोग जो इस डार्क नेटवर्क का हिस्सा है, उन्हें भी पता चल जाएगा कि मैंने शेड्स विला से कुछ बड़ा डिस्कवर किया है। मेरी जान को खतरा और भी बढ़ चुका था, लेकिन अब मेरे पास लड़ने की और भी बड़ी वजह थी। शेड्स विला से उस कैमकॉर्डर और मेमोरी कार्ड को लेकर निकलना मेरी लाइफ का सबसे रिस्की काम था। रात का अंधेरा और तूफानी मौसम मेरे लिए एक कवर की तरह था, पर हर आहट पर मेरा दिल जोर से धड़क रहा था। मुझे लगा कि कोई मेरा पीछा कर रहा है। मैंने गाड़ी तेज चलाई और सीधा अपने घर की तरफ भागा। दिमाग में बस एक ही बात चल रही थी, मीरा की आखिरी रिकॉर्डिंग। ये सबूत दुनिया के सामने आना ही चाहिए। जैसे ही मैं अपने अपार्टमेंट पहुंचा, मैंने चारों तरफ ध्यान से देखा। सब कुछ नॉर्मल लग रहा था। मैंने राहत की सांस ली, पर यह शांति सिर्फ पल भर की थी। जैसे ही मैं अपने स्टूडियो में घुसा और लाइट्स ऑन की, मेरा दिल मुंह को आ गया। मेरी दीवार पर लाल रंग से एक बड़ा सा मैसेज स्प्रे पेंट किया हुआ था, तुमने गलतियां दोहराई है अर्जुन, अब भुगतने को तैयार रहो। और उसके नीचे एक क्रॉस्ड आउट कैमरा का सिंबल बना हुआ था। इसका मतलब था उन्हें पता था कि मैं शेड्स विला गया था। उन्हें पता था कि मैंने कुछ हासिल किया है। उन्हें पता था कि मैं उस कैमकॉर्डर के साथ वापस आया हूँ। मेरे रोंगटे खड़े हो गए। ये सिर्फ एक धमकी नहीं थी, ये एक सीधा चैलेंज था। कोई था जो हर पल मुझ पर नजर रख रहा था, मेरी हर हरकत को ट्रैक कर रहा था। प्रिया का डर और अर्जुन का दृढ़ निश्चय। मैंने तुरंत प्रिया को कॉल किया।
उसकी आवाज में डर साफ सुनाई दे रहा था जब उसने मेरे स्टूडियो की हालत सुनी। अर्जुन, मैंने कहा था ना, तुम अपनी जान खतरे में डाल रहे हो। अब क्या करोगे? पुलिस को बुलाओ, प्रिया ने लगभग चिल्लाते हुए कहा। प्रिया, पुलिस पहले भी मदद नहीं कर पाई, वो लोग पुलिस से भी 2 कदम आगे हैं, मैंने कहा। मेरी आवाज में थोड़ी घबराहट थी पर इरादा मजबूत था। मुझे इस वीडियो को प्रोटेक्ट करना है। ये मीरा का आखिरी मैसेज है और ये दुनिया तक पहुंचना चाहिए। मैंने अपने दिमाग में एक प्लान बनाया। सबसे पहले मुझे उस कैमकॉर्डर के वीडियो को सुरक्षित करना था। मैंने उसे तुरंत अपने लैपटॉप से कनेक्ट किया और रिकॉर्डिंग को कई हार्ड ड्राइव्स और क्लाउड स्टोरेज पर बैकअप किया। फिर मैंने उस मिस्टीरियस कोड को डिकोड करने की कोशिश की। वो कोई सिंपल कोड नहीं था, वो लेटर्स और नंबर्स का एक कॉम्प्लेक्स सीक्वेंस था, जैसे कोई पासवर्ड या एनक्रिप्टेड मैसेज। मैंने मीरा की आखिरी रिकॉर्डिंग प्ले की। उस डिस्टॉर्शन और डर के बावजूद मीरा की आवाज में एक अजीब सी ताकत थी। वो बता रही थी कि कैसे विक्रम ने उसे मी खन्ना के इलीगल लैंड डील्स और ड्रग डीलिंग में इन्वॉल्व किया था। उन्हें पता है कि मैंने सब कुछ सुन लिया है। उन्होंने मुझे धमकी दी। मेरा भाई, वो उसे मार देंगे अगर मैंने किसी को बताया। मीरा फुसफुसाती है, उसकी आवाज में दर्द साफ था। और फिर वीडियो में एक भयानक पल आया। मीरा कैमरा को एक कोने में छिपा देती है और फिर पीछे से 2 परछाइयां कमरे में आती है। एक परछाई विक्रम जैसी दिखती है और दूसरी बड़ी और भारी मीटर खन्ना के स्टेचर से मैच करती हुई। उनकी आवाजें डिस्टॉर्टेड थीं, पर कुछ शब्द साफ सुनाई दे रहे थे। अगर तुमने मुंह खोला तो। और फिर एक जोरदार आवाज आती है जैसे कुछ गिर गया हो और वीडियो अचानक कट हो जाता है। मेरी सांस अटक गई। ये वो पल था। ये मीरा की मौत से ठीक पहले की रिकॉर्डिंग थी। इससे साफ पता चल रहा था कि विक्रम और मी खन्ना दोनों मीरा के रूम में थे और उसे डरा रहे थे। ये मर्डर का डायरेक्ट प्रूफ तो नहीं था, पर ये उन्हें क्राइम सीन पर मौजूद साबित करता था और उनकी इन्वॉल्वमेंट को पक्का करता था। वीडियो देखने के बाद मेरा ध्यान उस मिस्टीरियस कोड पर गया जो मेमोरी कार्ड पर लिखा था। मैंने उसे अपने दोस्त रोहित को भेजा, जो एक एक्सीलेंट हैकर और कोडिंग एक्सपर्ट था। रोहित ने मुझे थोड़ी देर बाद कॉल किया। अर्जुन, ये कोई नॉर्मल कोड नहीं है, रोहित ने कहा। ये एक एन्क्रिप्टेड लोकेशन है, एक जीपीएस कोऑर्डिनेट, जिसे किसी खास ऐप या सॉफ्टवेयर से ही डिकोड किया जा सकता है। और ये कोऑर्डिनेट्स काफी पुराने लग रहे हैं। एक एन्क्रिप्टेड लोकेशन, इसका मतलब क्या था? क्या मीरा ने अपनी जान बचाने के लिए कोई सीक्रेट लोकेशन बताई थी, या ये कोई और राज था जो उसने छिपाया था? मैंने रोहित से कहा कि वो इसे डिकोड करने की पूरी कोशिश करे, चाहे कुछ भी हो। खतरे की आहट। जब दुश्मन करीब आए, जैसे ही मैं रोहित से बात कर रहा था, मेरे स्टूडियो की लाइटें फ्लिकर करने लगी। फिर दरवाजे पर एक धीमी सी खटखटाहट हुई। मैंने फोन कट किया और दरवाजे की तरफ देखा। मेरे अंदर का डर जाग गया। ये कोई नॉर्मल विजिटर नहीं हो सकता था। मैंने अपनी टॉर्च उठाई और दबे पांव दरवाजे की तरफ बढ़ा। मैंने दरवाजे के पीप होल से देखा। बाहर कोई नहीं था, सिर्फ अंधेरा था। पर मुझे लगा जैसे कोई बाहर खड़ा है। फिर एक कागज का टुकड़ा दरवाजे के नीचे से खिसकाकर अंदर आया। मैंने उसे उठाया। उस पर एक ही शब्द लिखा था, खून जैसे लाल रंग से, अकेले। मेरी रीढ़ की हड्डी में सिहरन दौड़ गई। उन्हें पता था कि मैं अकेला था। उन्हें पता था कि मैं स्टूडियो में था। उन्हें पता था कि मैंने क्या डिस्कवर किया है। वो बस मुझे डराना चाहते थे, या शायद ये एक और चेतावनी थी। फिर मुझे पता था कि अब मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं था। स्टूडियो में मिली उस धमकी के बाद मुझे नींद नहीं आई। अकेले, ये शब्द मेरे दिमाग में गूंज रहा था। उन्हें पता था मैं अकेला हूँ। उन्हें पता था मैं क्या करने वाला हूँ। पर अब पीछे हटना मेरी फितरत में नहीं था। मैंने रोहित को कॉल किया। रोहित, वो लोकेशन डिकोड हुई? मैंने पूछा। मेरी आवाज में बेताबी थी। हाँ अर्जुन, ये देहरादून के बाहरी इलाके में एक पुरानी वीरान फैक्ट्री की लोकेशन है। बहुत पहले वो किसी टेक्सटाइल कंपनी की हुआ करती थी, पर अब बंद पड़ी है, रोहित ने बताया। पर इतनी रात को वहां क्यों जा रहे हो? ये रिस्की है। मुझे पता है रोहित, पर मुझे लगता है मीरा ने वहीं कुछ छोड़ा है, या शायद वहीं कुछ हुआ था, मैंने कहा। तुम बस तैयार रहना। अगर कुछ गड़बड़ हुई तो तुम्हें पुलिस को इन्फॉर्म करना होगा, पर सिर्फ तभी जब मैं कांटेक्ट ना कर पाऊं।
मैंने अपनी बैग में एक एक्स्ट्रा पावर बैंक, एक फ्लैश लाइट, फर्स्ट एड किट और एक छोटा सा सेल्फ डिफेंस स्प्रे रखा। मैंने अपने सारे सबूत, मीरा की जर्नल्स और कैमकॉर्डर की कॉपीज एक क्लाउड ड्राइव पर और एक सिक्योर हार्ड ड्राइव पर सेव कर दिए थे, ताकि अगर मुझे कुछ हो भी जाए तो सच्चाई बाहर आ सके। प्रिया को मैंने नहीं बताया, क्योंकि मुझे पता था वो बहुत परेशान हो जाएगी। ये मिशन मेरा था। रात के 2 बजे थे जब मैं अपनी गाड़ी में उस वीरान फैक्ट्री की तरफ निकला। शहर की लाइटें पीछे छूट गईं और अंधेरा घना होता गया। रास्ते में कोई नहीं था। फैक्ट्री एक सुनसान सड़क के किनारे थी, जिसके चारों ओर झाड़ियां और सूखी घास फैली हुई थी। दूर से ही उसकी बड़ी खंडहर जैसी इमारत दिखाई दे रही थी, जैसे कोई विशालकाय भूत खड़ा हो। जैसे ही मैंने फैक्ट्री के गेट के पास अपनी गाड़ी पार्क की, एक अजीब सा सन्नाटा छा गया। हवा में धूल और जंग की तेज गंध थी। गेट पर कोई ताला नहीं था, वो सिर्फ आधा खुला हुआ था। मैंने अपनी फ्लैशलाइट ऑन की और अंदर कदम रखा। अंदर का माहौल बाहर से भी ज्यादा अनसेटलिंग था। बड़ी बड़ी मशीनें, जिनकी जंग लगी बॉडीज भूतों की तरह खड़ी थीं। टूटी हुई खिड़कियों से चांद की रोशनी अंदर आ रही थी, जिससे अजीब अजीब सी शैडोज बन रही थी। हर आहट, हर हवा का झोंका मुझे डरा रहा था। मैं धीरे धीरे फैक्ट्री के अंदरूनी हिस्से में बढ़ने लगा। वहां धूल की एक मोटी परत थी और मेरे हर कदम से धूल उड़ रही थी। पुरानी मशीनरी के बीच से गुजरते हुए मुझे लगा जैसे कोई फुसफुसा रहा है। कभी लगता जैसे मेरे पीछे कोई चल रहा है, कभी लगता कोई मुझे देख रहा है। मैं पलटता, फ्लैशलाइट घुमाता, पर कुछ नहीं होता। मेरा दिमाग मुझसे खेल रहा था, या शायद ये सच था। मेरी फ्लैशलाइट की रोशनी एक कोने में पड़ी कुछ चीजों पर पड़ी। वहां एक पुराना जला हुआ रजिस्टर पड़ा था। मैंने उसे उठाया। उसके पेजेस जल चुके थे, पर कुछ शब्द अभी भी पढ़े जा सकते थे। खन्ना, लैंड डील, ड्रग्स, सौदा। ये वही कनेक्शन था जिसके बारे में मीरा ने अपनी जर्नल में लिखा था। यह फैक्ट्री मीटर खन्ना के डार्क नेटवर्क से जुड़ी थी। शायद यहीं पर उनके इलीगल डील्स और ड्रग ऑपरेशंस चलते थे। तभी मुझे ऊपर से एक जोरदार थड्स की आवाज सुनाई दी। मेरा दिल जोर से धड़कने लगा। मैंने टॉर्च ऊपर की तरफ की, पर कुछ दिखाई नहीं दिया। ये कोई पुरानी मशीन गिरी होगी या कोई जानवर होगा। मैंने खुद को समझाने की कोशिश की, पर एक अनजाना डर मेरे अंदर घर कर गया था। मैं ऊपर की तरफ गया जहां से आवाज आई थी। वहां एक बड़ा सा हॉल था और उसके एक कोने में कुछ पुराने जंग लगे अलमारियां थीं। मैंने अलमारियों को खोलना शुरू किया। पहली अलमारी में सिर्फ खाली डिब्बे थे, दूसरी में कुछ फटे हुए कपड़े, लेकिन तीसरी अलमारी में मुझे एक छोटा सा स्टील का बॉक्स मिला जो धूल से ढका हुआ था। मैंने उस बॉक्स को खोला। अंदर कुछ डॉक्यूमेंट्स थे। ये कुछ लैंड डील्स के कागज थे जिन पर मी खन्ना और कुछ दूसरे अनजान नामों के सिग्नेचर्स थे। ये वही इलीगल लैंड डील्स थीं जिनके बारे में मीरा ने लिखा था। उन डॉक्यूमेंट्स के बीच में मुझे कुछ फोटोग्राफ्स भी मिली। उन फोटोग्राफ्स में विक्रम, मी खन्ना और कुछ और अनजान लोग आपस में हाथ मिलाते हुए दिख रहे थे और उनके सामने कैश के ढेर लगे थे। कुछ फोटोग्राफ्स में तो छोटे छोटे पैकेट्स भी दिख रहे थे, जिनमें कुछ व्हाइट पाउडर जैसी चीज थी, ड्रग्स। ये सिर्फ सबूत नहीं थे, ये सॉलिड एविडेंस थे जो मी खन्ना के पूरे डार्क नेटवर्क को एक्सपोज कर सकते थे। और ये सब यहाँ इस वीरान फैक्ट्री में छिपाया गया था, जो मीरा की एन्क्रिप्टेड लोकेशन थी। जैसे ही मैंने डॉक्यूमेंट्स और फोटोग्राफ्स अपने बैग में रखे, मुझे पीछे से एक ठंडी सांस महसूस हुई। मैंने तेजी से पलटा और मेरे सामने एक साया खड़ा था। वो बहुत लंबा और भारी था और उसका चेहरा अंधेरे में ठीक से दिख नहीं रहा था। उसने एक धीमी भारी आवाज में कहा, तुमने गलती की अर्जुन, बहुत बड़ी गलती। मेरी सांसें अटक गईं। मैंने फ्लैशलाइट उस पर की, पर वो शख्स बहुत तेजी से मेरी तरफ बढ़ा। मैं डर गया और भागने की कोशिश की। वो मेरे पीछे आ रहा था, उसके कदमों की आवाज पूरे फैक्ट्री में गूंज रही थी। मैं किसी तरह बाहर की तरफ भागा, अपनी जान बचाने के लिए। वो मेरे ठीक पीछे था। मैं अपनी गाड़ी की तरफ भागा, मुझे बस वहां तक पहुंचना था। दोस्तों, आपने देखा कि कैसे मीरा की लोकेशन मुझे डार्क नेटवर्क के असली सबूतों तक ले गई। लेकिन अब मैं खुद सीधे खतरे में हूँ। एक अनजान शख्स मेरा पीछा कर रहा है।
क्या मैं अपनी जान बचा पाऊंगा? क्या मैं ये सबूत पुलिस तक पहुंचा पाऊंगा? क्या मीटर खन्ना का नेटवर्क सच में इतना पावरफुल है? ये सब जानने के लिए बने रहिए कथा वॉल्ट के साथ। कमेंट्स में बताओ क्या लगता है अब मेरा अगला कदम क्या होगा? क्या मैं उस शख्स से बच पाऊंगा? लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं अगले वीडियो में जहां सच्चाई और जान की बाजी लगी है।